हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आपके लिए जो हमारी सीरीज चल रही है, पूरी जीएस जीए हम कोर्स करवा रहे हैं यहाँ पे, उसका लेक्चर नंबर 8 है ये। बाकी आपको लेक्चर्स देखने हैं रेडियन लर्निंग पे, आप क्लिक करके ऊपर प्लेलिस्ट पे जाओगे तो ये कंप्लीट जीएस जीए का कोर्स है। ये रिवीजन कोर्स है जिसे मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज करा रहा हूँ, क्वेश्चंस की फॉर्म में लेके आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं एक क्वेश्चन की ही हेल्प से आपको बहुत सारी चीजें लिखवाता हूं। इन लेक्चर्स को आपको यूज किस तरीके से करना है, और हम ऐसा बोल रहे हैं कि कंप्लीट मतलब ये कंप्लीट जीएस जीए कोर्स है। आज हमारी लास्ट क्लास है इंडियन पॉलिटी की, इसके बाद हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं इस कोर्स को आपको यूज किस तरीके से करना है। एक तो ये फ्री कोर्स है, सबके लिए अवेलेबल है, तो आप चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने कॉपी और पेन लेके बैठना है, अपने सेपरेट नोट्स बनाने हैं इस कोर्स के लिए। मेरा टारगेट यह है कि आपका जो आगे एनटीपीसी की डेट आ चुकी है, जैसे आपको पता है कि 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में ये टेंटेटिव डेट है कि तब तक आपका एनटीपीसी का सीबीटी 2 हो जाएगा, और सीबीटी 1 का भी रिजल्ट आने वाला है 14 जनवरी उन्होंने डेट बोली है। तो देखो, उम्मीद करते हैं चीजें थोड़ी सी फास्ट हो रही हैं। ग्रुप डी का मॉडिफिकेशन लिंक भी आपका 15 तारीख से चालू हो जाएगा। तो इन सब के लिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर लेके आया हूं, लेकिन मैं साथ में जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो आपको पूरा सेंस ऑफ कंप्लीशन देगा। ये कोर्स सब बच्चों के लिए फायदेमंद होगा जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे आपका एफकैट हो। अभी एफकैट की नोटिफिकेशन वीडियो मैं डाल चुका हूं। जिन बच्चों को वो उसके बारे में जानना है कि एग्जाम को किस तरीके से क्रैक करें, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उनके लिए भी ये कोर्स बड़ा फायदेमंद होने वाला है। अगर आप टाइम से इस कोर्स को फॉलो करोगे और अपने नोट्स बनाओगे तो आपका एक एज जरूर बनेगा जीएस जीए के अंदर। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह का लेक्चर किसी भी टीचर ने नहीं कराया होगा, ये मेरी गारंटी है कि उसने खुद। मात्र मैं आज आपको 15 क्वेश्चन के अंदर जितने भी पॉलिटी से रिलेटेड आपके एग्जाम रेलेवेंट, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले आर्टिकल, अमेंडमेंट और शेड्यूल्स, सिर्फ वो वाले जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना कि आपको वो सब याद करना पड़ेगा कि जो नहीं आता पेपर में। तो उन सबको देखिए मैं कैसे कवर कराऊंगा। शर्त यह है कि आपको चीजों को साथ साथ नोट करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चंस में दिखाता जाऊंगा, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे। अब शुरू करते हैं, अपना लास्ट लेक्चर है, इसके बाद आपका हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। अगर आपने इसके पहले के नहीं देखे हैं, एक सीरीज तरीके से चल रही है, 1 to 7 देखो और फिर यहां के जुड़ो। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आर्टिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। देखो, पहला ही आर्टिकल उसने फंडामेंटल राइट से पूछा है। ये आपका ग्रुप डी एनटीपीसी हर बार आया है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द राइट टू इक्वालिटी। संविधान की निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है। तो क्यों ना हम सारे ही आर्टिकल्स इससे रिलेटेड कर ले, जितने भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, क्योंकि आर्टिकल्स के मामले में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, फंडामेंटल राइट्स। और इसमें से भी कौन से वाले आपसे पर्टिकुलरली पूछे जाते हैं, सिर्फ मैं वो कराऊंगा। पहली चीज, फटाफट चलेंगे आज, क्योंकि बताने के लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन बहुत सारी है। पेन की स्पीड तेज रखना, अब टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, फटाफट लिखते जाओ। देखो, पार्ट 3 के अंदर आता है फंडामेंटल राइट्स। हमने लिए कहां से? अमेरिका से। सारी बातें मैं बता चुका हूं, एक रिवीजन दे रहा हूं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में पढ़ते हैं, अमेरिका से हमने लिए हैं, और इसका आर्टिकल है 12 से लेके 35 तक। ठीक है, अब इसको किस तरीके से बाइफरकेट करेंगे हम, एक एक आर्टिकल को आपको बताऊंगा मैं। कौन कौन से आर्टिकल याद रखने हैं पहले आप लिखते चलो। 14, 15, 16, 17, 18। पहले देखते हैं इन सबके अंदर क्या क्या है। ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ, फटाफट लिखते जाओ। कानून के आगे सब बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, बहुत स्पीड में लिखना है। उसके बाद में प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन। आप भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्रीड। ठीक है, इन सब चीजों पे आप बिल्कुल भी, आर्टिकल 15 के बारे में आप जानते ही हो, तो ये है प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और ये मत सोचना कि यार ये तो सारे लिखवा रहे हैं, नहीं, मैं सिर्फ वो लिखवा रहा हूं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। 14 से लेके 18 तक आपका राइट टू इक्वालिटी वाला आता है।
राइट टू इक्वालिटी। एटलीस्ट ये हेडिंग तो आप ध्यान ही रखना, लेकिन ये सारे आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं, इसमें से पर्टिकुलरली पूछ लेता है और ऑप्शन भी वो ऐसे लगाएगा कि आगे पीछे के होंगे आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए इसके तो वन बाय वन आप याद कर लो। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत पे बैन है। 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ऑफ टाइटल्स, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 14, 15, 16, 17, 18 तो ये जो है ये राइट टू इक्वालिटी के अंडर आता है। अगर आपको ये हेडिंग याद रह जाती है और आपको लग रहा है कि यार ये राइट जो है इक्वालिटी से रिलेटेड है, तो वो इसी ब्रैकेट के अंदर आएगा। अब आप इस ब्रैकेट से एटलीस्ट बाहर मत निकलना, ये मत कराना कि वहां पे 20 लगा दिया, 19 लगा दिया, आएगा इसी के अंडर। फिर भी मैं बोलूंगा जो लिखवा रहा हूं वो आपको याद करना ही करना है। अब आ जाते हैं फंडामेंटल राइट के अगले राइट पे, तो वो है हमारा राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है? वो आता है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 के बीच में। ये बात आपको रखनी है ध्यान। आर्टिकल 19 ये लिख लो, राइट टू फ्रीडम। 19 के अंदर क्या आता है? 6 टाइप्स की फ्रीडम दे रखी है, 6 टाइप्स की फ्रीडम है। कौन कौन सी फ्रीडम है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, फ्रीडम टू बाय एनी प्रॉपर्टी, मतलब कि फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और फ्रीडम टू फॉलो एनी प्रोफेशन बिजनेस। इस टाइप की कुछ 6 फ्रीडम्स हैं। तो आपसे इतना डीप ना जाकर के आपको इतना बताएगा 19 एक्ट के अंदर कितनी फ्रीडम्स हैं, तो 6 फ्रीडम्स है। अभी ये फ्रीडम्स मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो अभी आप देख लो राइट टू फ्रीडम में ये 4 आर्टिकल हैं और 19 के अंदर पर्टिकुलरली 6 टाइप की फ्रीडम दे रखी है, वो मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 20 के अंदर। 20 का आर्टिकल को आपका क्या याद रखना है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, कि एक इंसान को 2 बार सजा नहीं दी जाएगी उसी जुर्म के लिए। इस टाइप के प्रोटेक्शन इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ये आर्टिकल 20 में आता है। ये भी टाइप ऑफ फ्रीडम है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इमरजेंसी के टाइम पे ऐसे कौन से 2 आर्टिकल्स हैं जो रद्द नहीं हो सकते? बाकी सब हो जाएंगे। 20 आर्टिकल और 21 आर्टिकल। 21 आर्टिकल क्या बोलता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल, ये सब लिखते रहो साथ साथ, पर्सनल लिबर्टी। कुछ भी इसमें फालतू का नहीं है। इतने तो अगर आप जा रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने, तो ये जो भी आज मैं आपको लिखवाने वाला हूं, जो भी करवाने वाला हूं, इतना आपको याद होना चाहिए। और ये एक तरह से रिवीजन भी आपके पूरे पॉलिटी का। अभी तक जो मैंने आपके 7 लेक्चर्स दिए उसके अंदर सारे अमेंडमेंट आर्टिकल्स मैंने बार बार रिपीट करे हैं, लेकिन आज मैं सबको एक साथ लेके आया हूं आपके लिए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस्ड हैं ऑलरेडी, क्लासेस में जाके देखो, तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। आज है कि हमने लिखना ज्यादा से ज्यादा है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवा रहा हूं। कोई मुश्किल नहीं है, याद रखना, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ज्यादा मैं करवाऊंगा भी नहीं। आर्टिकल 20 हो गया ना, अब आर्टिकल 21 मैंने बता दिया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब क्या हुआ था? आर्टिकल 21A, ये जो है आर्टिकल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। अलग से मैं अमेंडमेंट्स बताऊंगा आपको, तब भी मैं इसको कवर करूंगा, लेकिन अभी फंडामेंटल राइट चल रहा है तो मैं इसलिए बता रहा हूं। 21A के अंदर राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन। जो मैं अमेंडमेंट आपको बताऊंगा उस अमेंडमेंट का नंबर आपको ध्यान रखना है और उसका ईयर जरूर ध्यान रखना, और उस अमेंडमेंट में जरूरी क्या हुआ था वो ध्यान रखना। तो 86th अमेंडमेंट एक्ट में ये चीज हुई थी, राइट टू एजुकेशन ऐड कर दिया गया था। 22 के अंदर क्या है? 22 के अंदर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन इसके अंदर आता है। तो ये है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये थे आपके 4 राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड। अब बता दे तो और आगे कौन से राइट? अभी मैंने 2 टाइप के आपको राइट पूरे आर्टिकल वाइज डिस्कस कर लिए हैं, इन्हें साथ साथ लिखते जाना, स्पीड में लिखवा रहा हूं, चीजें छूटनी नहीं चाहिए। आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24, ये क्या है? ये है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर,
तो कौन से हेड के अंदर आएगा ये आएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारा तीसरा राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल नंबर 24 में क्या आता है? चाइल्ड लेबर, कि आप बच्चों को फैक्ट्रीज के अंदर इंप्लॉय नहीं कर सकते जो 14 साल से नीचे के हजार्डस फैक्ट्रीज के अंदर यू कांट एम्प्लॉय देम। ये हो जाएगा 23 और 24। जिन बच्चों का एफकेट का एग्जाम है वहां से भी मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से आपके बनते हैं। तो जो बच्चे एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपके पास 2 महीने बचे हैं, फरवरी में आपका भी एग्जाम है, एनटीपीसी वालों को भी फरवरी में एग्जाम है, और सब चीजें सही से चलती रही तो उम्मीद है कि ग्रुप डी का एग्जाम भी फरवरी या मार्च तक हो जाएगा। तो आपको उससे पहले ये सारी चीजें साथ साथ लेके चल रहा हूं मैं। अगर आप थोड़ा सा बाद में भी आपको पता लगता है, आप कोर्स या ज्वाइन करते हो, तो मेरी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होती हैं, सारी आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। 40 से 50 कुछ लेक्चर्स होंगे इसके अंदर, आप उसको आराम से कर लेना। अभी आज का 8वां लेक्चर है। फैक्ट्रीज के अंदर आप बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ये था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अभी तक तो बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी होगी, तो आपके लिए एक तरह से रिवीजन कोर्स भी बहुत बढ़िया होगा ये। और जो बच्चे थोड़ा पीछे रह गए थे तैयारी में, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अब आर्टिकल देखो, अब जो आर्टिकल जरूरी थे, आपको नाम से याद रखने जरूरी थे, वो मैंने बता दिए। अब अगर कोई भी रिलीजन से रिलेटेड आपके पेपर में आर्टिकल आता है, तो वो आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सेक्युलरिज्म जो प्रमोट करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब आपको ये ब्रैकेट पता लग गया कि 25 से 28 के बीच में आएंगे, तो जहां पे चॉइस नहीं, इतना आप एलिमिनेशन मेथड से हटा सकते हो तो आप वहां हटा दोगे। जो इंपॉर्टेंट थे, अभी मेरा काम है वो सारी चीजें लिखवाना। एक एक चीज को अगर मैं लेके चलता गया तो ये रिवीजन कम और बाकी सारी चीजें ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन इतनी गारंटी है कि पेपर में आपके काफी 99% चांस है कि पॉलिटी, अभी तक जो बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे हैं, आप आओगे ना जिस दिन, 8वीं क्लास तक आप कंप्लीट करोगे, आपको खुद पता लगेगा नहीं हमारी पॉलिटी काफी स्ट्रांग होगी, हमें और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 29 और 30 इसके अंदर आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कहा जाता है राइट टू, ये सारी बातें क्योंकि मैं अपने हर लेक्चर में बताता रहता हूं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको इसके अंतर्गत जितने भी रिट्स थे उनको याद करने का बहुत बढ़िया तरीका बताया, जाके देखो, आपको खुद को मजा आएगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है 5 तरीके के, आर्टिकल 32 के अंदर। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर रिट्स इशू कर सकता है? तो वो है आर्टिकल नंबर 226। 226 है हाई कोर्ट की रिट इशुइंग पावर, और सुप्रीम कोर्ट की है 32। ये बात आप ध्यान रखोगे। ये क्या है क्या नहीं है, जिन बच्चों को डाउट है तो वो जाके मेरे पिछले लेक्चर्स देखें, मैंने वहां पे अच्छे से सारी बातें एक्सप्लेन करी हैं। तो ये था आपका। अब इसके थ्रू देखो आपके कितने सारे क्वेश्चन कवर हो गए। उसने राइट टू इक्वालिटी पूछा था और डायरेक्ट यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया। ये है एनटीपीसी 2016 का सवाल, ठीक है। और इसके थ्रू जो भी सवाल बन सकते थे, मैं चाहता इनके 20 सवाल बना के आपको दे देता, लेकिन वो उसको याद करना एक तरीके से फॉर्मेट में मुश्किल हो जाता है। मैंने ऑर्गेनाइज करके मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाता हूं, तो कंटेंट जो है आपकी खुद की ये मेहनत लगेगी। बस आपको मैं फ्री की पीडीएफ हर जगह, जब आप ढूंढते रहते हो पीडीएफ, तो वो नहीं मिलेगी। पीडीएफ इनकी मिल जाएगी आपको, लेकिन जब आप नोट्स खुद बनाओगे ना, तो ये चीज आपके दिमाग में छपेगी। पीडीएफ ले लेते हो, फोन में कहीं पड़ी रहती है, प्रिंट तक नहीं कराते तुम लोग। अगर मेरे को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अगर आप डिमांड करोगे बहुत ज्यादा, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपको लेक्चर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अगर आपको इसमें मजा आ रहा है लेक्चर में। तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखो प्रेसिडेंट का नाम आ गया ना, तो हम इसका जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहीं की यहीं कवर कर लेंगे, देखते जाओगे। फंडामेंटल राइट जिस तरीके से खत्म कराएं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड पेपर में जो जो आर्टिकल आते हैं, पहले आर्टिकल नंबर लिख लो, नंबर के हिसाब से याद रखा करो, अपने आप याद होने लगेगा। 52 लिखो, फिर एक लिख लो आप 54 लिख लो, एक 61 लिख लो, एक 72 लिख लो, एक आप लिख लो 123। ये 5 आर्टिकल तो आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड याद करने ही है। जब आर्टिकल 51A खत्म होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, तो पार्ट 5 शुरू हो जाता है द यूनियन। द यूनियन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में, द यूनियन, ठीक है। और सबसे पहली शुरुआत करते हैं प्रेसिडेंट, जो सबसे ऊपर के एग्जीक्यूटिव है 52 नंबर के अंदर। इसके अंदर सिर्फ ये लिखा है कि हमारे देश का एक प्रेसिडेंट होगा,
तो प्रेसिडेंट का जब आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल नंबर 52 हो गया। आर्टिकल 54 है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट हमारे यहां पे इलेक्टेड होगा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और अगर पूरा प्रोसीजर पूछ ले इलेक्शन का तो वो 55 में आता है। तो 54 और 55 ये दोनों इलेक्शन से रिलेटेड है प्रेसिडेंट के। 61 का है कि प्रेसिडेंट को हटाया किस तरीके से जाएगा, इंपीचमेंट। आपके क्वेश्चन का आंसर इंपीचमेंट। ये पूरा मैंने प्रोसेस आपके पिछले लेक्चर्स में कवर करा है विद आर्टिकल्स और पूरी डिटेल्स के साथ, तो आप उसे जाके देख सकते हो। आज हमारा टारगेट है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करने, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। इसमें 72 में आता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट चाहे तो किसी की सजा माफ कर सकता है, इवन एक कैपिटल पनिशमेंट पे भी रोक लगा सकता है। ये प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर होती है। गवर्नर की क्या होती है वो आगे बताऊंगा। ही कैन रिस्पाइट रिप्राइव, तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो प्रेसिडेंट उनकी सजा को बहुत कम करवा सकता है। कैपिटल पनिशमेंट को भी प्रेसिडेंट ही माफ करवा सकता है। तो ये होती है ऑर्डिनेंस पावर 123, ऑर्डिनेंस टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब ऑर्डिनेंस मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर्स में, जाके देखो क्या होता है। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इशूज एन ऑर्डिनेंस, जो कि मतलब कि लॉ कोई बन रहा है तो ऑर्डिनेंस इशू कर देगा। अब जब भी पार्लियामेंट बैठेगी उसे 6 हफ्ते में उसे पास करना पड़ेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया बहुत डिटेल में। प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल तो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर मजा आ रहा है इस तरीके से आर्टिकल्स करने में, आपको भी दिख रहा होगा मैं आपको बेकार की इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दे रहा हूं, काम की चीजें बता रहा हूं सिर्फ। अगर कोई आर्टिकल इस क्लास में बाय चांस, वैसे चांस कम है, कोई ऐसा आर्टिकल जो मिस हो गया हो मेरे से, वो आपको मेरे पिछले लेक्चर्स में जरूर मिल जाएगा। जब भी जो भी, क्योंकि मैंने टॉपिक सारे करवाए हैं आपको, तो हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन आज सारी चीजों को कंपाइल करने की बात थी, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। अभी उसने इमरजेंसी की बात करी है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट कैन टेक द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अब ये 356 की बात कर रहा है। वो कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है। तो मतलब कि ये बात कर रहा है जब गवर्नर रिपोर्ट कर दे प्रेसिडेंट को कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है। इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं पिछली क्लासेस में, लेकिन अब मैं टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा आपको, डायरेक्ट मैं आर्टिकल्स बता रहा हूं। 352 है आपका, जो आपको याद रखना है, ये है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, फिर आ जाओ आप 356 है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। इसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, प्रेसिडेंट रूल। ये कई बार लगी है, ये 3 बार लगी है, 1961, 71 और 75। और ये कभी नहीं लगी 360। ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं ये आपके पार्ट 18 में आते हैं। तो 18 को आप किस तरीके से लिखोगे रोमन में, ये हो जाता है पार्ट 18। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले, जैसे फंडामेंटल राइट के मैं आपको बता चुका हूं, पार्ट 3, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट 2 सिटीजनशिप, ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। यहां पे पॉलिटी आपकी सच में कंप्लीट कराई जा रही है, कोई आपके साथ ऐसी चीज नहीं हो रही। इस टाइप का कोर्स मैं गारंटी देता हूं कि आपको बिना पेड नहीं मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल फ्री में एजुकेशन इंपार्ट कर रहा हूं। तो जो जो बच्चे फायदा उठा सकते हैं अभी ले लो, आगे एग्जाम की डेट आएगी तो एकदम से सारी चीजें कवर करनी मुश्किल हो जाएगी। समझ रहे हो, एक साथ आप देखते चलोगे, रोज फॉलो करते चलोगे, अच्छा रहेगा। आगे भी थोड़ा जाओगे तो अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग प्रिपेयर्ड है तो उसके बाद आप आधा महीना 20-25 दिन अगर आप टिक के मेहनत करते हो तो मेरा ये कोर्स खत्म कर लोगे। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, आर्टिकल 36 से 51। विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स ऑफ द, वो कह रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 36 से 51 है ये किसके अंदर आते हैं? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? तो इस बात को सूचीबद्ध किए गए हैं, मतलब कि किसके अंदर है ये? तो ये है भैया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बारे में क्या क्या याद रखना है अभी देख लो एक बार में। पार्ट 4 ये लिया गया है आयरलैंड से। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो 36 से 51 तक हैं। सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से पेपर में बार बार पूछे जाते हैं सिर्फ वो याद कराऊंगा। 39A, पहले आर्टिकल के नाम लिख लो, 40, 44, 50,
51, दैट्स इट। 39A में है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है जी। आर्टिकल 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए हमारे देश में। यह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बार बार आपके पेपर का फेवरेट सवाल होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बात आप ध्यान रखोगे। आर्टिकल 50 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर लिखा है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। मतलब कि जो मिनिस्ट्री है, जो लॉ बना रही है, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो तो होगी लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव है जिसकी गवर्नमेंट है, और जो जुडिशरी है, ये दोनों एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 50 के अंदर लिखा है। आर्टिकल 51 रह गया। आर्टिकल 51 में लिखा है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल, साथ साथ लिखते जाओ, स्पीड बढ़ाओ, इंटरनेशनल, ये तो काट ही दो, इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें से भी मैंने छाट के आपको वही बताया जो पेपर में आते हैं। सर बेवकूफों की तरह रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अभी ये रिवीजन कोर्स है, इसमें से हम वो सारी बातें उठा रहे हैं जो पेपर में बार बार पूछी जाती है। डीपीएसपी खत्म, नेक्स्ट पे आ जाओ। द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द इंडियन यूनियन आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? देखो, जो 8 शेड्यूल से रिलेटेड जो था ना टॉपिक, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया है कि 22 लैंग्वेजेस थी, शुरू में 14 थी, फिर बाद में कौन कौन सी ऐड हुई। आज भी कहीं ना कहीं आगे कवर हो जाएगा। अभी मैं आपको सारे शेड्यूल्स बता देता हूं, कौन से शेड्यूल में क्या है, एक ही बार में समझ लो। इन बातों को नोट कर लेना। 12 शेड्यूल याद करने बहुत आसान है, इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत पे ध्यान दो, रिपीट करो चीजों को बार बार, तभी दिमाग में लंबे समय के लिए बैठती हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा पर्टिकुलर लेक्चर देखना है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में, मतलब वो 40 मिनट के अंदर मैंने पूरा डिटेल बताई है आपको शेड्यूल्स की, तो आपको नीचे इसी चैनल पे मिल जाएगी वो वीडियो। थोड़ा स्क्रॉल कर लेना ऊपर, तो वहां पे आपको इंडियन पॉलिटी करके एक मेरा प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको जरूर मिल जाएगी शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कौन कौन से शेड्यूल है। तो ये है शेड्यूल, मैं SCH करके लिख रहा हूं, पहले लिखो 1, इधर लिखेंगे 2, 3, 4, 5, पहले 5 तक देखते हैं कौन कौन से हैं। तो शेड्यूल 1 के अंदर हैं जो हमारी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी लिस्ट दे रखी है। तो पहला शेड्यूल है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। नंबर 2 के अंदर आता है सैलरीज, सैलरीज ऑफ इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, MLA, MP, स्पीकर, ये इन सब की जो सैलरीज होती हैं वो आर्टिकल 2 के अंदर आती है, सॉरी शेड्यूल 2 में आती है, अनुसूची नंबर 2 में आती है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। सैलरीज से रिलेटेड कौन सा है? शेड्यूल 2। तो जहां भी सैलरी दिख जाए शेड्यूल 2 लगा देना। इसमें है शपथ, शेड्यूल नंबर 3 में ओथ्स एंड एफर्मेशन, कौन किसके सामने शपथ लेगा, किसकी क्या शपथ होगी, वो सारी बातें इसके अंदर लिखी हैं, ओथ्स एंड एफर्मेशन। शेड्यूल नंबर 4, बार बार आर्टिकल आ रहा है। शेड्यूल नंबर 4 आपको बोलता है कि इसके अंदर लिखा है एलोकेशन, जो चीजें आर्टिकल में कवर नहीं हो पाती हैं वो शेड्यूल्स में लिस्ट बना के कवर करी जाती हैं। तो यही है शेड्यूल्स का मतलब, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट एंड, इसे अभी मिटा दो, 5 अगली पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, स्टेट एंड यूटी इन राज्यसभा। बोले तो कि राज्यसभा के अंदर जो सीट एलोकेशन होगा कि स्टेट से कितने आएंगे, यूटी से कितने आएंगे, वो सारी चीजें, और जो 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, ये सारी बातें जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है टू राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटी, ये सब शेड्यूल नंबर 4 में लिखी है। ठीक है, ये 4 लिख लिए। अब नेक्स्ट सेट पे आते हैं। अब लिखो शेड्यूल नंबर 5। पांचवें शेड्यूल में क्या है? 5वें शेड्यूल में है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ
शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इससे रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल है शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, वो सारी अनुसूची जो है वो 5वें नंबर में आती है 5th के अंदर। 6th के अंदर आपका क्या आएगा? 6th के अंदर आएगा सेम चीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 4 नॉर्थ ईस्टर्न, इसमें जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। पेपर में कई बार टिपिकल सवाल ये बनता है कि जो 6ठा नंबर का शेड्यूल है उसमें कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट शामिल नहीं है। तो ये चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का आप नाम ध्यान रख लो, कौन किस किस के बारे में बात हो रही है। असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। यहां के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो अनुसूची है वो नंबर 6 है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब है आपका अनुसूची नंबर 5 के अंदर। 6 तक मैंने आपको लिखवा दी। अब चलते हैं जहां से सवाल सबसे ज्यादा बनते हैं। इनमें से भी बता दूंगा टिपिकल जो आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो 12 ही है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए, लेकिन कई बार एलिमिनेशन मेथड से भी आप हो जाते हो सेफ, तो उसके लिए मैं आपको 6-7 बता दूंगा जो आपको ध्यान रखनी है। देखो, एक तो रखना याद पहला शेड्यूल जरूर याद रखना। एक आप याद रखना 4था नंबर का, ठीक है। एक आप 5th याद रखना, एक आप 7th जरूर याद रखना। अब 7th के अंदर क्या है? इसके अंदर 3 लिस्ट दे रखी है। 3 लिस्ट कौन कौन सी? यूनियन, स्टेट। पहले मैं हर क्लास में आपको कुछ ना बताता रहता हूं उसके बारे में, तो अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यूनियन, स्टेट और कंकरेंट की जो भी लॉज पार्लियामेंट बनाएगी वो यूनियन लिस्ट से बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट से बनाएगी, और कंकरेंट से दोनों आपस में बातचीत करके बनाएंगे, लेकिन चलेगी यूनियन की। तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, दोबारा रिवाइज करो फर्स्ट क्लास का, कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। तो 3 लिस्ट का मेंशन है शेड्यूल नंबर 7 के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि शेड्यूल नंबर 8। देखो, जो शेड्यूल नंबर 8 है ना, इसके अंदर 22 हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और इसके अंदर इंग्लिश नहीं है। बच्चे इंग्लिश लगाए जाते हैं कि हमारे देश में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है। शेड्यूल नंबर 8 के अंदर है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, यहां हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शेड्यूल 8 तक ना हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स दे रखे थे, लेकिन शेड्यूल 9, 10, 11 और 12 ये संविधान बनने के बाद अलग अलग अमेंडमेंट्स, अलग अलग संशोधनों के थ्रू ऐड हुआ है हमारे संविधान में। तो शेड्यूल नंबर 9 देख लेते हैं। शेड्यूल नंबर 9 आता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रूल्स। इसको आप ऐसे ही याद रख लो, ये बेसिकली लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया था। ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में ही डाल दिया गया था 1951 के अंदर। इसके बारे में भी अमेंडमेंट्स में देखेंगे, तो अभी आप इतना पढ़ लो। शेड्यूल नंबर, अब आपको कौन कौन से शेड्यूल याद रखना अभी बता दूंगा, पहले सारे लिख लो, ठीक है। ये हो गया याद, तो आपको सारे ही होने चाहिए, 10-12 कोई ज्यादा नहीं है। 10वां है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, ये आपको ध्यान रखना, राजीव गांधी गवर्नमेंट में 1985 के अंदर ये डाला गया था। अमेंडमेंट्स कराऊंगा अभी, उसके अंदर सारी बात बताऊंगा, अभी आप सिर्फ हेडिंग लिख लो। 11 के अंदर है पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, और 12 के अंदर है म्युनिसिपैलिटीज। अब 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ना हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई कि पंचायत, पूरा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। तो पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटीज, देखो ये अर्बन एरियाज के लिए, ये रूरल एरियाज के लिए, जो गांव के एरियाज हैं, तो ये दोनों साथ में ही है, इसे याद करना मुश्किल नहीं। 11-12 तो आपको यूं ही याद हो गया, ठीक है। 10वां है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। तो ये 10वां आपको याद रखना है, एक आपको 8वां याद रखना है, एक आपको 7वां याद रखना है, और एक आपको 5th और 4th। इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। और पहला तो बहुत आसान है ही कि सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का नाम दे रखा है। ये थे हमारे 12 शेड्यूल्स। आई होप आपने कॉपी में लिख लिया होगा। अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही है कि हम किस तरीके से आपको चीजें करा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है अपने ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में जहां बच्चे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 10वें शेड्यूल के बारे में पूछ रहा है, दल बदल विरोधी।
ये आ गया ना इसके अंदर, एंटी डिफेक्शन। तो ये हो चुका है। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से रिलेटेड है आर्टिकल 326। राइट टू एजुकेशन 21A। ठीक है, तो ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो अभी मैं आपको बता रहा था आर्टिकल नंबर 19 के 1 के अंदर टोटल 6 तरह की फ्रीडम दे रखी है। वो कौन कौन सी फ्रीडम है? तो वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पहली फ्रीडम है ये। और इसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था कि जो राइट टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग, अपना भारतीय झंडा फहराना, ये जो है ये इस आर्टिकल के अंदर आपको फ्रीडम देता है, इसकी आजादी देता है। ठीक है, हो गया याद। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अभी ये 6 फ्रीडम थी, दूसरी फ्रीडम आप लिख लो फटाफट, क्योंकि वो बोलता जाऊंगा मैं तो आप लिख पाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा लिखना। एक तो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, एक है फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म्स, स्लोली देख लेना, एक है फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री में आप कहीं भी जाके रह सकते हो, एक है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, तो आप पूरी कंट्री में कहीं भी घूम सकते हो, और उसके बाद में है फ्रीडम टू फॉलो एनी प्रोफेशन, बिजनेस कोई भी धंधा कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो आप, तो वो सारी चीजें हैं, बिजनेस अपना कुछ भी कर सकते हो। तो ये थे आपके 6 टाइप की फ्रीडम, और उसी के अंदर ये है होइस्ट टू नेशनल फ्लैग, मतलब इसके अंदर आ जाता है स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इतना क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम। Which of the following articles of the Indian Constitution mentions that the Chief Minister will be appointed by the Governor? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? अभी 2 बंदों की बात हो रही है यहाँ पे, गवर्नर और सीएम की, तो इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं हम अभी वो भी याद कर लेते हैं। गवर्नर शुरू हो जाता है पार्ट नंबर 6 के अंदर, जो कि आपका है स्टेट्स के नाम से, पहले था द यूनियन और स्टेट्स। तो आप शुरू के 6 पार्ट तो याद रखना ही रखना कि पहले के अंदर क्या आता है, यूनियन एंड टेरिटरीज, दूसरे में क्या आता है, सिटीजनशिप, तीसरे में फंडामेंटल राइट, चौथे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 में द यूनियन, पार्ट 6 में द स्टेट्स। तो इतनी आपको ध्यान रखनी है, और ये बातें मैं आज आपको पहली क्लास में नहीं बता रहा हूं, जाके कोर्स पूरा देखो, सारी बातें लिखवा रखी होंगी आपको। पार्ट 6 आपका स्टेट्स हो गया स्टार्ट, और यहां पे आपको आर्टिकल कौन कौन से ध्यान रखने हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखना, लिख लो पहले आर्टिकल लिख लो कौन कौन से ध्यान रखने हैं। 155, 161, 163, 164, 165, ठीक है, और एक आप 200, ये आर्टिकल्स याद रखना है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। 100 है कि 155 है गवर्नर होना चाहिए, गवर्नर जो काम प्रेसिडेंट यूनियन में करेगा वही काम गवर्नर स्टेट के अंदर करता है। 161 के अंदर है जो मैंने बताया था, पार्डनिंग, पावर टू ग्रांट पार्डन्स, तो सजा माफ करने की जो क्षमता है, जो पावर है, वो गवर्नर की इस आर्टिकल के अंदर है। गवर्नर कैपिटल पनिशमेंट बोले तो फांसी की सजा माफ नहीं करा सकता, उसके अलावा सजाओं को कम करा जा सकता है। 161 के अंदर है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, और 72 के अंदर है पावर टू ग्रांट पार्डन्स बाय द प्रेसिडेंट। 163 और 164 ये दोनों आर्टिकल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, स्टेट के स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। अभी बता दो क्या क्या है, सेम इसका रेप्लिका है, थोड़े आर्टिकल्स पीछे जाएंगे वहीं से कवर करा दूंगा। देखो 163 के अंदर बोलता है, क्या बोलता है कि गवर्नर have to act according to the aid and advice of council of minister and सीएम। जो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी बोलेंगे गवर्नर को, उसको उस चीज का पालन करना पड़ेगा। तो गवर्नर ही सारे डिसीजंस लेता है, लेकिन असली डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम के पास होते हैं। तो वही चीज ये आर्टिकल नंबर 74 में यूनियन के लिए लिखी हुई है। ये तो बात हो गई स्टेट के लेवल पे। सेंटर के लेवल पे 74 में लिखा है कि प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस, या फिर आप ऐसे कह सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू गिव एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट।
तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए कोई भी उसको एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेना है, किसी को अपॉइंट करना है, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करना है या सीएजी को करना है, वो सारी चीजें आर्टिकल 74 के अंदर बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या पीएम, इधर पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डिटेल में कोशिश कर रहा हूं मैं आपको भाव समझ में आ जाए चीज का। मैं सारी चीजें अगर पढ़ाने लगूंगा तो ये अपने आप में ही कोर्स 6 महीने तक चलता रहेगा आपका, लेकिन हमारा टारगेट है आपको एग्जाम से पहले एग्जाम देने लायक तैयार रखना कि आप एग्जाम क्रैक कर पाओ। आपको मेन नौकरी से मतलब होना चाहिए। अभी जो चीजें मैं बता रहा हूं ये सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट है। आर्टिकल नंबर 164 के अंदर बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेट के और सीएम है, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, सॉरी अपॉइंट करता है गवर्नर, और सेम चीज जो यूनियन के लिए है वो है 75 कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जो उसे लिस्ट देगा प्रेसिडेंट को वो कि ये वाले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सही है तो प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करेगा। अब मोटा मोटी बात यह है, अगर वो यूनियन प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अगर आपसे कोई आर्टिकल पूछता है तो 74 और 75 में से कोई भी एक लगाया ना, दोनों आने मुश्किल है ऑप्शन में। और अगर स्टेट के बारे में बात कर रहा है तो 163 या 164 हो जाएगा। तो यहां भी देख लो आपको ऑप्शन में 164 दे रखा है, और उसने पूछा क्या है कि चीफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, लिखवा दिया ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करेगा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बातें तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। 165 नंबर आर्टिकल बोलता है एडवोकेट जनरल के बारे में। एडवोकेट जनरल जैसे अटॉर्नी जनरल होता है सेंटर पे, आर्टिकल नंबर 76 के अंदर, वो अभी बताऊंगा मैं आपको, जो रह जाएंगे आर्टिकल एंड में वो मैं अलग से लिखवा दूंगा। एडवोकेट जनरल जो है वो आर्टिकल 165 के अंदर आता है। अब आर्टिकल 200 क्या कहता है? आर्टिकल 200 कहता है कि गवर्नर कैन होल्ड द बिल, गवर्नर होल्ड द बिल, अगर गवर्नर चाहे तो, टू रेफर टू द प्रेसिडेंट। अगर वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट का ये वाला बिल मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जैसे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है, गवर्नर के पास भी वीटो पावर होती है, उसके पास ये पावर होती है कि वो इस बिल को रोक के प्रेसिडेंट से आगे रेफर करने के लिए उस बिल पर रोक लगा सकता है। ये है आर्टिकल नंबर 200। तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके स्टेट के अंदर गवर्नर और सीएम से रिलेटेड बनते थे वो मैंने आपको एक जगह पे लिखवा दिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अब तक तो लाइक हो जाना चाहिए। Which article of our constitution says that the speaker will have the final casting vote in the event of equality of votes in the house? हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? अरे बाप रे, बात वो सिर्फ सिंपल सी पूछ रहा है कि कास्टिंग वोट कौन से आर्टिकल में आता है। कास्टिंग वोट के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर दोनों हाउसेज में डेडलॉक लग जाए, लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा से नहीं हुआ, या फिर राज्यसभा से बिल पास हो गया, लोकसभा से वो बिल पास नहीं हो रहा है, तो प्रेसिडेंट 108 नंबर आर्टिकल के तहत ज्वाइंट सिटिंग बिठा सकता है। अभी बात हो रही है, सॉरी ये बात हो रही कास्टिंग वोट की, अभी ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताऊंगा। कास्टिंग वोट का मतलब ये होता है कि अगर वोटिंग चल रही है लोकसभा के अंदर और वहां पे हो जाए टाई वोटों के बीच में, वैसे तो स्पीकर के पास पावर नहीं होती वोट डालने की, लेकिन ये डिसाइडिंग वोट का काम करता है कास्टिंग वोट, तो ये कास्टिंग वोट डालता है स्पीकर। ये सारी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूं। अब एक काम करते हैं, देखो स्पीकर, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, इन सबसे बनने वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक बार में मैं आपको बता देता हूं, हमेशा के लिए आपकी प्रॉब्लम खत्म। पहले लिख लो कौन कौन से आर्टिकल ध्यान रखने हैं। 79, 80, 81, एक आप कर लो 85, ठीक है, एक आप कर लो 89, एक कर लो 93, एक कर लो 100, एक कर लो 108, एक आप 122। इसके अलावा भी जो रह जाएंगे वो देख लेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये वाले हैं। देखो 79 में मैं पहले भी आपको अपने सेशंस में सारी बातें बता चुका हूं, लेकिन अभी एक साथ कर लेते हैं। 79 में बोलता है कि हमारे देश की एक पार्लियामेंट होगी। पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी होता है। प्रेसिडेंट भी जरूरी पार्ट है पार्लियामेंट का, वो बैठता नहीं है पार्लियामेंट में, लेकिन बिल उसके सिग्नेचर के बिना आगे नहीं पास होगा। तो 80 में आता है आपका अपर हाउस। अपर हाउस बोले तो राज्यसभा, राज्यसभा। आर्टिकल 81 में आता है लोकसभा, बोले तो लोअर हाउस, लोकसभा।
सभा। आर्टिकल 85 के अंदर इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होती है टू समन, प्रोरोग और डिसॉल्व द लोकसभा। राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, राज्यसभा को आप नहीं डिसॉल्व कर सकते क्योंकि वो अपने आप में एक परमानेंट हाउस है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। पार्लियामेंट के सेशंस को कब बुलाया जाएगा, स्टार्ट की करने की पावर किसके पास है, उस सेशन को एंड कौन करेगा और डिसॉल्व कौन कर सकता है, सब प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। 89 बोलता है चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोल रहा हूं मुंह से, वो लिख लो अपनी कॉपी में, अपनी लैंग्वेज में। देखो, लोकसभा के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है और राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन आप बोल सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गई बात इसकी। 93 के अंदर आ गया आपका स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर कहां बैठेगा, लोकसभा में। तो लोकसभा के स्पीकर और डेप्टी स्पीकर से रिलेटेड आर्टिकल है 93। 100 नंबर आर्टिकल है कास्टिंग वोट से। तो यह हमारा हो जाएगा, जब भी वोटों में टाई हो जाएगा तो टाई ब्रेकर का काम करेगा स्पीकर का वोट। तो ये हो गई बात। अभी जो मैं आपको बता रहा था शुरू में, ज्वाइंट सिटिंग, वो आता है आर्टिकल नंबर 108 में। अगर डेडलॉक लग गया बिल के ऊपर तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ज्वाइंट सिटिंग बिठाने की। उस ज्वाइंट सिटिंग पे प्रोसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, स्पीकर होगा। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। आर्टिकल नंबर 122, ये सेम आर्टिकल उसकी तरह है जो आर्टिकल 50 कह रहा था, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये अभी ये कह रहा है, अभी लेजिस्लेचर और जुडिशरी में वो बना रहा है अंतर। पहले एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में था। देखो 122 कहता है कि जुडिशरी नॉट टू इंटरफेयर इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी आपकी जो भी आपकी जुडिशरी है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो ये है आर्टिकल नंबर 122। 123 था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करते जाओ, मैं बार बार बोलता जाऊंगा। सब्सक्राइबर्स अभी कम हैं और आपको दिख रहा है कि मेहनत आपके लिए कितनी करी जा रही है। तो आई होप अगर आप इस बात को समझ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। इसका मेरा वादा है कि इस टाइप के कोर्सेज आगे और एग्जाम्स के लिए भी मैं लाता रहूंगा। ये वाला कोर्स आपके रेलवे के लिए, एफकेट के लिए, एसएससी के लिए काफी हद तक रिवीजन के लिए बहुत इनफ होगा। और जो बच्चे नए हैं उनके भी बहुत सारे सवाल यहां से बनने वाले हैं। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को डैश कहा जाता है। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं, ये आर्टिकल्स भी मैं आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। देखो 110 नंबर आर्टिकल में आता है मनी बिल। मनी बिल के रिगार्डिंग पावर सबसे ज्यादा किसके पास होती है, मतलब सारी पावर ही देखा जाए तो लोकसभा के पास होती है। राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा मनी बिल को 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। उसको बोल सकता है रिकंसीडर कर लो, कोई अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है। अब वो लोकसभा पे है, वो उसे माने या ना माने, 14 दिन में बिल पास कर दिया जाएगा। तो सारी पावर लोकसभा के पास होती है मनी बिल के अंदर। 112 है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो आपका बजट। ठीक है, बजट, या इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, बजट। 112 ही पूछ रहा है ना। 117 में आपका फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल। तो ये सारी बातें थी, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो जो मेरे को लग रहे हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको कराता जा रहा हूं। अच्छा, अब अमेंडमेंट शुरू हो गया। अब एक काम करते हैं, जो आर्टिकल्स छूट गए हैं, जो आर्टिकल्स इन सब के अलावा, देखो इसके अंदर 80% इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको कवर करा दिए। जो आर्टिकल्स रह गए हैं वो अभी हम देख लेते हैं कि इसके अलावा कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं। देखो, एक तो आप ऐसे याद रखना कि आर्टिकल 1 से 4 के बीच में ये है पार्ट 1। ठीक है, इसके अंदर आपका, मैं कई बार आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। 5 से 11 है पार्ट 2 जो है आपका सिटीजनशिप। ठीक है, इसके बाद मैं आपको फंडामेंटल राइट्स बता चुका हूं, बता दिए ना सारे। उसके बाद में मैं आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी करा चुका हूं। अब देख लो आर्टिकल 51A पार्ट 4A। एक्चुअल में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये, और ये अभी 11 ड्यूटीज हैं
फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके बारे में मैं आपको हर लेक्चर में बताता रहता हूं। ये पार्ट 4A के अंदर है और 51A के अंदर ही 11 ड्यूटीज हैं। एक ऐड करी गई थी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 जिसपे एजुकेशन पे फोकस किया गया था। तो ये सारी बातें थी। इसके बाद में ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, और ये संशोधन था इसलिए ए लगा हुआ है इसके आगे, बीच में ही इसे घुसाया गया। अभी मैं आपको बता देता हूं इसके अलावा और कौन से आर्टिकल आपके रह गए। देखो अब ऐसे रिवाइज कर लेते हैं, 50 से 100 के बीच में मैं ध्यान कर लेता हूं कोई रहा आपका। 76 मैंने बता दिया, 76 हाँ ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो अटॉर्नी जनरल का मैंने आपको एडवोकेट जनरल के साथ बता दिया था। आर्टिकल 74 और 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड था, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। 100 तक अभी तक हमारा कुछ नहीं बचा, 100 से लेकर 150 के बीच में। अब हैं तो आप सारे भी याद कर सकते हो अगर करने चाहिए, अगर आप पॉलिटी प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। 124 कर लो, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। अब बता दो कौन कौन से याद रखने सुप्रीम कोर्ट से। 131, 143, ये 100 से 150 के बीच में कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है। 124 में आता है सुप्रीम कोर्ट, 129 में आता है सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। सारे रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होंगे सबका रिकॉर्ड, हर कोर्ट का, हर जुडिशरी का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट होता है, इसलिए इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी बोला जाता है। 131 में इसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आ जाती है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, इसके बारे में मैं बता चुका हूं, पिछले लेक्चर जाके देखो, पूरा जुडिशरी समझाया है। आर्टिकल 132 वैसे एपिलेट जुरिस्डिक्शन आता है, लेकिन आप ये ध्यान रखना जो पेपर में बार बार आती है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है किसी भी लीगल मैटर में, जुरिस्डिक्शन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये थे आर्टिकल 1 से 100 से लेकर 150। अभी मैंने आपको बताया 148, ये मैं आपको कई बार हर लेक्चर में बता चुका हूं। अच्छा अगर कोई रह जाए यहाँ पे आर्टिकल तो वो आपका पिछले सेशन में कवर हो गया होगा, वैसे नहीं रहा होगा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थे बता दिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अभी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू 15वें नंबर के हैं, है ना। अब एक काम करते हैं, अब देख लेते हैं क्या 150 से लेके 200 के बीच में रहा, कोई नहीं रहा, सारे इंपॉर्टेंट बता दिए। 214 हाई कोर्ट, 226 हाई कोर्ट की रिट इशुइंग पावर, अभी बता चुका था मैं शायद आपको ये। अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 243, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपका जो विलेज पंचायत है उसके रूल्स रेगुलेशंस बता चुका हूं। 243 ए से लेके 243 ओ तक मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से बताया। और म्युनिसिपैलिटीज भी इसी के अंदर है, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, ये लिख लो। 243 मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है बीच में, अब एक आप ध्यान रखना, 266 भी मैंने आपको लेक्चर्स में सारी बातें मैं कवर करा चुका हूं, लेकिन आज हमारा रिवीजन है एक तरह से पॉलिटी का, तो सारी चीजें कवर कर लेते हैं। 266 में है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आ जाओ आप 280 नंबर, 280 के अंदर आता है आपका फाइनेंस कमीशन। जो फाइनेंस कमीशन होती है 5 साल का इसका टेन्योर होता है और इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। फाइनेंस कमीशन का काम ये होता है कि वो यूनियन और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस होते हैं, जो उसके रेवेन्यू के सोर्सेज होते हैं, उसको अच्छे से जस्टिफाई करता है, बांटता है, उसके रिलेटेड रिपोर्ट बनाता है, पार्लियामेंट में पेश करता है। अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है। देखो यार जो जो इंपॉर्टेंट मुझे याद आता जाएगा मैं लिखवाता जा रहा हूं। 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है और इनके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है NK सिंह। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1951 में बनी थी और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे KC नियोगी। अभी लिख लो जो इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। 15 से पहले 14th फाइनेंस कमिश्नर थे और उनका नाम था YV रेड्डी, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। ठीक है, ये हो गए आर्टिकल 280 तक मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल में। 300A ये बोलता है राइट टू प्रॉपर्टी के लिए। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के बाद इसे एकमात्र लीगल राइट बना दिया गया। वहां से उठा के इधर इसको डाल दिया गया। ये सारी बातें मैं आपको अभी तक कई बार बता चुका हूं, अभी अमेंडमेंट्स करेंगे वहां भी कवर करा दूंगा, टेंशन मत लो।
ठीक है, लीगल राइट बता दिया 300A के अंदर। 300 के बाद कौन से ध्यान रखने हैं? 312 ध्यान रख लो, एक 315 कर लो, 324 कर लो, ठीक है, 343 से लेके 351 अभी बताऊंगा क्या है ये, और बाकी 352 से लेके 360 इमरजेंसी प्रोविजंस बता चुका हूं। इसके अलावा आप कर लो 368, ये आर्टिकल्स हैं जो आपको फाइनली याद रखने हैं। 312 में है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की पावर किसके पास होती है ज्यादा? तो वो होती है राज्यसभा के पास। पहले अपनी क्लासेस में बता चुका हूं, आर्टिकल 67, आर्टिकल 249, आर्टिकल नंबर, मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड चीजें बता दी थी ना, हाँ बताया, 312, ठीक है। इन तीन के अंदर राज्यसभा की पावर लोकसभा से ज्यादा होती है, तो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, जाके देख लेना। अभी आ जाते हैं इस पे 315। 315 में आपका आता है यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, ये आ जाता है, ठीक है। 324 में आ जाता है आपका इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ये हो गया आपका। 343 से 351 के अंदर आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिस्कस करी गई हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 343 में लिखा है हिंदी के बारे में कि हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और डिटेल्ड इसका शेड्यूल नंबर 8 के अंदर है। जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो 343 से 351 है, इसका जो पार्ट है ना, वो कई बार पेपर में पूछा गया है, इसलिए लिखवा रहा हूं। पार्ट नंबर 17 है ये, ठीक है जी, और ऐसे रोमन में लिखा होगा, हाँ 2 डंडे है ना, ठीक है। 352 से 360 में आपको अभी मैं बता ही चुका हूँ, इमरजेंसी प्रोविजंस, कई बार रिपीट हो जाती हैं बातें, तो बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका पार्ट ध्यान रख लेना, ये है 17 के बाद 18, तो पार्ट 18, ये बात इससे ध्यान रखना। 368 नंबर कई बार आपसे पेपर में पूछा गया है, तो 368 आपको ध्यान रखना है। 368 है अमेंडमेंट प्रोसीजर, मतलब पार्लियामेंट किस तरीके से अमेंड करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सारी बातें अमेंडमेंट से रिलेटेड इसमें लिखी गई हैं। ये थे आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल्स भी मैं आपको बता चुका। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में। अमेंडमेंट भी सिर्फ वही बताऊंगा जो पेपर में कम से कम हजारों बार आपके पेपर में पूछी गई है। हर पेपर उठा के देख लेना, एसएससी, रेलवे। अब इससे बाहर मैं ये गारंटी नहीं देता कि नहीं आ सकता, अगर मैं बोलूंगा तो आपके साथ झूठ होगा, लेकिन 99% चांस है कि आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। टीचर इससे बहुत कम पढ़ाते हैं और वादा इससे बहुत ज्यादा करते हैं, और आप लोग भी ऐसे हैं कि आप खुद पढ़ना नहीं चाहते हो। डिटेल में इतना टाइम तो देखो लगेगा, अभी ये रिवीजन कोर्स है, फिर भी हमें 8 लेक्चर्स लगे, लेकिन इसके बाद जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम क्रैक करने का, वो बाकी बच्चों से ज्यादा होगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कहीं भी ढीला नहीं पड़ना है। दिल्ली वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा दिया गया? अब ये अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा है, तो हमारा क्या रहता है हर बार प्रोसीजर कि हम सारी चीजें एक बार में कवर कर लेते हैं, कौन कौन सी अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए काम करते हैं, ब्लैंक स्लाइड पे लाता हूं मैं आपको और सारी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लिखवा देता हूं एक जगह पे, जो आपको ध्यान रखनी है। तो कौन कौन सी अमेंडमेंट ध्यान रखनी है? अमेंडमेंट एक्ट लिख लो जो याद रखनी है। अभी तक 104 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद कोई अपडेट हुआ हो तो देख लेना, वैसे 104 ही हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी इसमें से याद रखनी है? देखो, सबसे पहले नंबर में लिखते जाओ। सबसे पहली एक तो नंबर याद रखना, उसका ईयर याद रखना। उसके बाद में आप लिखो, एक हो गई 21 लिखो, 31 लिखो, 42 लिखो, 44 लिखो। पहले नंबरिंग कर लेते हैं कि कौन कौन सी याद रखनी है। 52nd, 61, 69, 71, और कौन सी लिखते हैं? एक काम करते हैं 73, 74। पहले नंबर लिख लो, कौन कौन सी अमेंडमेंट ध्यान रखनी है। 73, 74, 71 लिख ली है, 86, 92 और 101, 104। कितनी हो गई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये 15 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब एक एक को देख लेते हैं किस अमेंडमेंट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आ जाओ, अब एक एक अमेंडमेंट को देखते हैं। सबसे पहली है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें से भी सिर्फ वही प्रोविजंस बताऊंगा जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। हो सकता है उस अमेंडमेंट एक्ट में और बहुत सारी चीजें हों, लेकिन सिर्फ वही हमने करना है जो पेपर में पूछा जाता है।
फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट तो इंपॉर्टेंट होगी, 1951 में हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, इसके अंदर 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, 9th शेड्यूल एडेड। ये मैंने अपने खुद की मेहनत से पेपर्स को एनालाइज करके वही अमेंडमेंट्स निकाली हैं जो कि आपके पेपर में रिपीट होती है। नहीं तो बुक्स के अंदर आप जितना भी पढ़ लो वो कम ही पड़ेगा, टाइम कम है, रिवीजन करना है तो इंपॉर्टेंट चीजों का करो तो वो बेटर है। इसके अंदर क्या था, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया था। जमींदारी सिस्टम बोले तो किसने शुरू करी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, परमानेंट सेटलमेंट 1792। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बताऊंगा जरूर। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में आपको बता चुका, उसमें यही याद रखना था। नेक्स्ट पे आ जाओ, 21st अमेंडमेंट एक्ट। अभी मैंने आपको बताया था, और ये आई कब थी, पहले ईयर ध्यान रखना, ईयर बहुत जरूरी है, 1967 में। 8 शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस बताई थी। तो जब संविधान हमारा नया नया ताजा ताजा बना था उस टाइम पे सिर्फ 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती थी। तो जो 15वीं लैंग्वेज थी, 15th लैंग्वेज थी सिंधी, उसे उस लिस्ट में शामिल किया गया था 21st अमेंडमेंट के थ्रू। तो 15 थी, इंपॉर्टेंट थी, इसलिए लिखवाया। तो इसका क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, ध्यान रखना। 31st अमेंडमेंट एक्ट, ये भी ध्यान रखनी है। इसका जो ईयर है वो आपको ध्यान रखना है 1973। इससे क्या इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे जो लोकसभा की सीटें हैं उस टाइम पे 525 हुआ करती थी, उससे बढ़ा के 545 कर दी। लोकसभा की सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया, लोकसभा की सीट्स को बढ़ा दिया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उस टाइम पे यूनियन टेरिटरी से जो सीट्स होती थी वो 25 होती थी, उसे घटा करके 20 कर दिया गया था। इतना डिटेल में वैसे जाएगा नहीं, लेकिन आप ध्यान रख लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये नंबर ध्यान रखना। 525 से 545 कर दी थी। और रिप्रेजेंटेशन जो यूनियन टेरिटरीज का था वो 25 से 20 कर दिया गया था। बाकी भाई पेपर का कोई भरोसा नहीं है, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, कुछ भी पूछ सकता हो, ठीक है। आपका एफकैट एग्जाम्स में भी अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ गया है। ऑल्दो वो जो एजेंसी है वो खाली एयरफोर्स ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है, कोई पर्टिकुलर एजेंसी नहीं है उसके लिए, लेकिन उसके लिए मैं ऑलरेडी नोटिफिकेशन बता चुका हूँ। अभी अपने टॉपिक पे रहते हैं। 31 मैंने आपको बता दी। अब आ जाओ 42nd पे। इसमें ये तो आपको पता ही है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, छोटा संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों कहा जाता है, पहले तो इसका ईयर ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। 1976 इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर इतने सारे चेंजेस कर दिए गए थे, कि अपने आप में से छोटा संविधान बोलने जाने लगा। लेकिन हमने इसमें से कौन से 2 चेंजेस याद रखने हैं। पहला तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो प्रियम्बल है, हमारे देश का प्रस्तावना पत्र है, उसके अंदर लिखा है इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जो 2 वर्ड थे, बल्कि 3 वर्ड कहिए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया, फर्स्ट या सेकंड में, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड किया गया। इंटीग्रिटी फ्रेटर्निटी वाले पोर्शन में ऐड करी गई। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड्स, इन 3 वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड किया गया। बार बार पेपर में सवाल बनता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई। कितनी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी तब। 11वीं कब आई थी ये मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, आगे भी बता दूंगा। फंडामेंटल ड्यूटीज ली कहां से गई हैं, तो ये यूएसएसआर से ली गई हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये डाली गई थी संविधान में। तो ये सारी बातें भी पहले कवर हो चुकी हैं। 42वां संशोधन से आपको ये 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है, एग्जाम रेलेवेंट। अब आ जाओ 44वां संशोधन, 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसका ईयर है 42nd के 2 साल बाद, 1978। अभी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी जब खत्म हुई थी, उसकी वजह से आगे देश में जनता पार्टी की सरकार आई थी। मोरारजी देसाई वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने काफी चेंजेस करे थे उनके रिजीम में, जो गलत होता था। ज्यादा पावर प्रेसिडेंट को देने का बात हुई थी, और अपनी मर्जी से थोड़ी सी सरकार पे, इतना भी नहीं कर सकती सरकार अपनी मर्जी से कि इमरजेंसी में ऐसे गलत फायदे उठाए। तो इसलिए क्या करा, नेशनल इमरजेंसी में एक टर्म था जिसका गलत फायदा उठा के इमरजेंसी लगाई गई थी, वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। आर्टिकल नंबर 352 में लिखा हुआ है कि जो आपकी इमरजेंसी है वो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, और पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस पे लग सकती थी। अब इस नाम को चेंज करके टू
आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन। देखो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश में मैं आपको करा रहा हूं, मैं समझ सकता हूं हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे, लेकिन आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, इतना आपके अंदर सेंस होना चाहिए कि मैं भी जो बातें बता रहा हूं वो हिंदी में ही तो बता रहा हूं, अपनी तरफ से मैं आपके लिए हिंदी में भी क्वेश्चन लेके आया हूं, है ना। तो आपके पास हिंदी में भी ऑप्शन होता है पेपर में कि आप इंग्लिश की तरफ जा सकते हो, लेकिन एनटीपीसी में इस बार ऐसा देखा गया जिन बच्चों ने इंग्लिश ऑप्ट कर रखी थी दे कांट गो टू हिंदी, वो हिंदी में नहीं जा पा रहे थे, जबकि हिंदी वालों पे फिर भी ऑप्शन था कि आप क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख सकते हो। तो अगर आपको यहां से इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है, अगर आप कमेंट करते नहीं हो वीडियो के नीचे, आप कमेंट करो, बताओ, तो हम थोड़ा सा और एफर्ट मार के आपके लिए हिंदी में भी लाएं, लेकिन बच्चे ही नहीं है तो क्या करें। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और टू आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। और क्या हुआ था इसके अंदर, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई थी कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो बताया मैंने आपको, राइट टू प्रॉपर्टी। मुझे पता है आज क्लास में थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है, लेकिन ये लेक्चर जरूरी था पूरी पॉलिटी को वाइंड अप करने के लिए। मैं चाहता आपको 7वें लेक्चर के बाद बोल देता नहीं खत्म है, लेकिन वो सेंस ऑफ कंप्लीशन आपको फील ही नहीं होती। आज का लेक्चर अगर आपने अच्छे से लिया है तो आपको खुद को पता लगेगा कि हाँ हमारी पॉलिटी स्ट्रांग हुई है, अब तक आप आए हो। इसी तरीके से हम हिस्ट्री भी कवर करेंगे और इसी तरीके से ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके सब खत्म करेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये आर्टिकल नंबर 300A के अंदर डाल दिया गया, अभी मैंने आपको बताया था, और इसे फंडामेंटल राइट से निकाल के लीगल राइट बना दिया गया। तो ये सवाल पेपर में बनता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट कब बनाया गया, तो वो 44th अमेंडमेंट एक्ट अभी और 300A आर्टिकल। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पे, 52nd अमेंडमेंट एक्ट। 52nd अमेंडमेंट एक्ट, इसका जो ईयर था वो था 1985। राजीव गांधी की सरकार थी, बहुत दल बदले जा रहे थे, इसलिए इस टाइम पे दल बदल कानून बोले तो एंटी डिफेक्शन लॉ। और कौन से शेड्यूल के अंदर डाला गया ये, यानी कि नया शेड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से, और ये था शेड्यूल नंबर 10। तो 9वां आया पहली अमेंडमेंट में और 10वां आया 52nd अमेंडमेंट एक्ट में। इसमें बताने के लिए यही था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देख लेते हैं। 52nd के बाद कौन सी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बनेगी आपकी, 61st। ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर में सेपरेटली कवर कर चुका हूं जब भी जरूरत पड़ी है, लेकिन अभी जो है चीजें अभी रिवाइंड अप कर रहे हैं तो सारी एक बात ढंग से रिवाइज कर लेते हैं। देखो 61st अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या हुआ था, आर्टिकल नंबर, पहले इसका ईयर आपको ध्यान रखना है 1989, ठीक है। 326 नंबर आर्टिकल जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बोलता है कि हमारे देश में वोट डालने की जो उम्र है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए, इस आर्टिकल में चेंज किया गया था। पहले इस उम्र को 21 साल रखा गया था, इससे बदला गया अभी 218 कर दिया गया, 21 से लेके 18 कर दिया गया, मतलब 21 से पहले 21 में वोट डाल सकते थे, अब आप 18 में डाल सकते हो। ये आया था 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 के अंदर। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 326। बहुत अच्छे से अपने हर लेक्चर में मैं कवर करता हूं ये सारे फैक्ट्स। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब कर लो आर्टिकल नंबर 69 कि दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे। तो ये सारी बातें 69th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर हुई। 1992 में बहुत सारी अमेंडमेंट आई हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। तो 69th अमेंडमेंट एक्ट इसलिए जरूरी है, दिल्ली को कई बार पूछा गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी कब बनाया गया, 69 भी हमने कर ली। 71st, 71st और 92nd, ये 3 अमेंडमेंट एक्ट आपकी शेड्यूल नंबर 8 से जुड़ी हुई हैं। 15वीं लैंग्वेज सिंधी ऐड करी थी 21st में, और 71st अमेंडमेंट एक्ट ये भी 1992 में आई थी, और इसके अंदर 3 लैंग्वेज ऐड करी गई थी, नेपाली, कोंकणी एंड मणिपुरी। ये 3 लैंग्वेजेस और आ गई थी अब, तो 18 लैंग्वेजेस हो चुकी थी, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा बाकी की 4 कब ऐड हुई। 71st हो गया। 73rd
और 74th, ये दोनों अमेंडमेंट एक्ट आई थी 1992 में। इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है मैं हजारों बार आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जाओ उन लेक्चर्स को देखो और इस सीरीज का पार्ट बनो आप भी। 73rd 74th हो गई। इसके बाद में आप आ जाओ 86th अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत जरूरी है। 86th अमेंडमेंट एक्ट आई 2002 के अंदर, है ना, 2002। और इसके अंदर एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस दिया गया। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करे गए, एक तो फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 21A के अंदर राइट टू एजुकेशन ऐड कर दिया गया। राइट टू एजुकेशन कि जो भी बच्चा 6 से 14 साल के बीच का है उसके पास शिक्षा का पूरा अधिकार है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। और इसे और इस पे दबाव डालने के लिए और इस पे मतलब इसको और इंपॉर्टेंस देने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल नंबर 45 और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर 11वीं ड्यूटी ऐड करी गई, जिसके अंदर बोला गया इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गार्जियन और पेरेंट्स टू मेक देयर चिल्ड्रन स्टडी, एजुकेशन उनको प्रोवाइड करी जाए 6 से 14 साल तक के बच्चों को। तो ये था आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट कि एजुकेशन पे फोकस दिया गया इसमें। तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया। इसके बाद आ जाओ, मैंने बोला था ना 92nd अमेंडमेंट एक्ट, बाकी की 4 लैंग्वेजेस। ईयर था 2003 और लैंग्वेजेस थी कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको ध्यान रखनी है। बोडो, ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर्स में लिखवा चुका हूं, लेकिन अब आखिरी में क्या वो करना, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। मेरे लेक्चर्स अभी रिकॉर्डेड जरूर आ रहे हैं, लेकिन मैं बीच में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेता हूं। आपको भी मेरी वीडियोस देख के पता लगता होगा। मेरा बहुत मन है आपके लाइव लेक्चर्स लेने का, लेकिन अभी उतना सपोर्ट नहीं है चैनल पे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके इस चैनल को थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा। आप अगर 10,000 तक हम जाते हैं, अपना टारगेट हमने 10,000 बना के रखा है इस कोर्स के एंड होते होते तक, अगर ऐसा होता है तो उसके बाद मैं आपकी लाइव सेशन शुरू कर दूंगा। और वीडियो के नीचे कमेंट करके कुछ भी हो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। मेरे से आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हो तो रेडियन लर्निंग नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है जी, ये हो गई 4 लैंग्वेजेस जो कि 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐड करी गई थी। ऑलमोस्ट सारी हमने कर ली हैं अमेंडमेंट्स। एक आप 101 खतरनाक अमेंडमेंट 2016 जीएसटी, ठीक है, इतना बहुत है। 104 के अंदर ये मैंने आपको कई बार अपने लेक्चर में बताई है कि 331 आर्टिकल के अंदर 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता था लोकसभा में, इसको खत्म कर दिया गया 2019 के अंदर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, सारे इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स तो सारी करवा दिए, और जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपकी बन सकती थी मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, और मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब हम शुरू करेंगे हिस्ट्री। तो थैंक यू सो मच।